नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। सबसे पहले आपको रंग बिरंगे त्योहार होली की शुभकामनाएं। देश के कई इलाकों में होली आज ही मनाई गई, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो होली के रंग यूपी की फिजाओं में कल बिखरेंगे। तो आपको, आपके परिवार को, आपके चाहने वालों को यूपी तक की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के ये रंग आपके जीवन में ताउम्र घुले रहें और आपके ऊपर खुशियों की बरसात करते रहें। तो दोस्तों, 7 बज चुके हैं और मुद्दे की बात का वक्त है और आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने ऐसा कुछ करने का ऐलान कर दिया है जो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने पिछले 25 साल से नहीं किया, और वो है अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने अमेठी दौरे के दौरान यह संकेत दिया, या कहें सीधा सीधा ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अमेठी से भी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने 1998 के बाद से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है अमेठी सीट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस का यह गढ़, यह किला गिरा दिया था। अब अखिलेश यादव ने जब यह घोषणा की है कि उनकी पार्टी भी अमेठी से 2024 का चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान करते हुए उन्होंने स्मृति ईरानी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमले किए। उन्हें सिलेंडर वाली सांसद बताते हुए कहा कि सिलेंडर वाली सांसद को इस बार हराना है लोगों को। तो सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अखिलेश यादव के अमेठी के मैदान में उतरने के बाद राहुल गांधी, जो 2019 में पहले ही हार कर अमेठी के रणक्षेत्र से बाहर हो चुके हैं, अब वो केरल से सांसद हैं, केरल के वायनाड से, तो ये राहुल गांधी के लिए और मुसीबत बढ़ेगी। 2024 में भी अगर वो अमेठी से अपनी परंपरागत सीट से लड़ते हैं, या फिर ये स्मृति ईरानी के सामने एक चुनौती पेश कर दी है अखिलेश यादव ने, या फिर इसके पीछे कोई और खेल है। क्या अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी कोई इसमें खेल हो सकता है क्या? क्योंकि संभावनाओं का खेल तो है ही राजनीति। तो ये तमाम चीजें अखिलेश यादव के बयान के बाद न सिर्फ अमेठी बल्कि आसपास की कई सीटों पर एक तरह से खलबली है, चर्चाएं हैं, सुबुगाहटें हैं कि आखिर अखिलेश यादव के उम्मीदवार के मैदान में उतरने से अमेठी, रायबरेली या फिर आसपास की सीटों के समीकरणों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं कबूल अहमद, आजतक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं। इस मसले पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस पर भी कबूल ने आज ही स्टोरी लिखी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश की तमाम राजनीतिक घटनाओं पर हम कबूल की स्टोरीज भी पढ़ते हैं, उनकी टिप्पणियां भी सुनते हैं। साथ ही प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत इंडिया टुडे मैगजीन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश से इंडिया टुडे मैगजीन में आप जो भी स्टोरीज पढ़ते हैं वो प्रशांत खोज कर लाते हैं आपके लिए। साथ ही अमीश राय यानी यूपीतक.in हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहले मैं हेमंत जी से इसका जवाब जानना चाहूंगा। हेमंत जी, 25 साल से समाजवादी पार्टी लड़ी नहीं अमेठी से, अब उसे जो भी कह लीजिए कि वो कांग्रेस पार्टी को एक तोहफा होता था, सम्मान होता था या जो भी होता था, लेकिन अब अचानक क्यों अखिलेश यादव ने अमेठी के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है और इसके मायने क्या है? देखिए नीरज जी, अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का अंदाज अगर आप देखें तो 2022 के असेंबली इलेक्शंस के बाद एकदम बदल गया है। उन पर जो इल्जाम होते थे शिथिलता के, बाहर न निकलने के, जनता के बीच में न जाने के, वर्कर्स से कोऑर्डिनेशन न रखने के, उनसे संवाद न रखने को, उसको उन्होंने दूर करने की पूरी कोशिश की है और एक अलहदा किस्म की पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष में ही आपने बताया 25 साल से भारतीय जनता पार्टी ही वहां मुकाबिल रही कांग्रेस से। समाजवादी पार्टी, जिसका बहुत बड़ा रसूख और पॉलिटिकल रसूख रहा उत्तर प्रदेश में और उस पूरे मंडल में, वो वहां से कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ी। असेंबली के इलेक्शन जरूर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उसकी पार्टी से लड़कर वहां जीता था और दूसरे इलेक्शन में भी काफी क्लोज फाइट दी थी, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा उपलब्धि ऐसी नहीं है उसके खाते में कि एकदम जा करके चैंपियन की तरह अखिलेश यादव वहां बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जुदा किस्म की पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं?
अखिलेश यादव का जो तजुर्बा इधर रहा, देखिए अखिलेश यादव के हिस्से में सबसे बड़ी चीज है लगातार हार हार हार। एक ऐसा कुछ तिलिस्म सा हो गया है कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगातार हार, इवन बाई इलेक्शंस में हार। तो जब इस स्थिति में कोई बड़ा राजनेता होता है जिसको भविष्य की राजनीति का बड़ा किरदार आंका जा चुका होता है और उसका पोटेंशियल है कि भविष्य में भी हो सकता है मौजूदा से, तो अगर उसके लिए पराजय का इतना लंबा सिलसिला उसके हिस्से में हो तो बड़ी मुश्किल होती है। और ऐसी दुविधा की स्थिति में, और तब जब उसने सारे प्रयोग कर लिए हों, मतलब 2017 में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, यूपी में तो छोटी पार्टी है, यूपी में खराब रिकॉर्ड है, सिकुड़ी सिमटी कमजोर बीमार पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर सबसे बड़ी पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद। और 17 के बाद 17 का मंजर सबने देखा, दो लड़कों की एक टीम निकली, वो नितांत असफल रहा। 2019 में मेरे ख्याल में एक बड़ा, जिसको डेडली कॉम्बिनेशन यूपी जैसे स्टेट की पॉलिटिक्स का कहा जाता है, महामारक गठबंधन वो बनाया, वो असफल रहा, कोई फायदा मिला नहीं। तो अखिलेश यादव ने एक दूसरी स्ट्रेटजी तैयार की है जो मुझे समझ में आ रहा है। वो बजाय किसी पार्टी से, और कह भी चुके हैं, हम किसी पार्टी से सीधा बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। अब वो छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे स्थान देख रहे हैं, छोटे छोटे दल, मतलब ऐसे दल जिनका बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। जैसे अभी जो मेरे समझ में आ रहा है, इस पूरे प्रकरण के पीछे ध्यान रखिएगा कि अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार करने ममता बनर्जी आई थी। अखिलेश यादव खुद अपना राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बजाय किसी अलायंस के, जो स्थिति उनकी थी, चौधरी अजीत सिंह की जो पार्टी है यानी जयंत चौधरी को साथ लेकर के, और वो भी ये छोटे दलों में, ऐसे छोटे दलों में नहीं, हाँ वेस्टर्न यूपी में हो सकता है चंद्रशेखर रावण को उनकी ओर से कोई ऑफर हो एक आध सीट का साथ रखने के लिए। और जो मेरे समझ में अभी आ रहा है, एक नई चीज आ रही है जो सत्ता के गलियारों में भी खुल के नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगी। अच्छा। जबकि जबकि उसको पता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक पूर्व सांसद की जो भूमिका होती है उसका भी त्याग कर दिया है अमेठी को लेकर के, और अमेठी में दूर दूर तक ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि राहुल गांधी दोबारा वहां चुनाव लड़ने आए। इस चीज का इल्हाम अखिलेश यादव को है, जो बड़े पॉलिटिकोज हैं यूपी के उनको सबको है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। ऐसी सूरत में अखिलेश यादव टीएमसी या फिर जो चंद्रशेखर राव की टीआरएस है, इन पार्टियों का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि टीएमसी के एक विधायक श्याम सुंदर शर्मा मथुरा से रहे हैं, लेकिन बराए नाम के ही सिंबल ही था, तो उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव है नहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति अखिलेश यादव को करनी है, राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से अपनी गोटे बिछा रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है एक बड़ा शख्स वो चाहे टीएमसी से लड़े चाहे अपनी पार्टी बना के लड़े, वो कहीं से लड़े, उसके लड़ने के ज्यादा चांसेस अमेठी से होंगे, उसका अलायंस अखिलेश यादव से होगा। कांग्रेस को सपोर्ट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करती रही है अमेठी में, लेकिन कभी अलायंस में उन्होंने सपोर्ट वहां नहीं किया। अभी जो स्थिति बन रही है उसमें मुझे लगता है वरुण गांधी एक बड़े किरदार हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा ये जी, मैं उन पे आऊंगा हेमंत जी, क्योंकि पिछले दिनों हमने पूरा प्रोग्राम किया था उनके ऊपर। उसी पे मैं आ रहा हूं। इस वक्त वरुण गांधी और अखिलेश यादव की जो ट्यूनिंग है बड़ी मजबूत है, और वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद होते हुए जो अपना अंदाज, जो तेवर, जो अपना व्यू पॉइंट रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रखा है। और ये मान के चलिए वो भी भाजपा में असहज है और भाजपा भी उनसे असहज है, तो भाजपा में उनकी पारी का ये समापन का काल चल रहा है। और वरुण गांधी और उनकी माताजी मेनका गांधी, अगर उनको चुनाव लड़ना हुआ तो अखिलेश यादव ये 2 सीट किसी भी पार्टी से सिंबल लेकर आए या अपनी पार्टी बनाए,
ये उनको अलायंस में लेकर के ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बताऊं आपको, अखिलेश यादव की दृष्टि में ये भी है कि जो एनसीआर है, एनसीआर में बातचीत चल रही है, संभव है कि एक आध सीट वो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़े। चंद्रशेखर रावण की बात की, जयंत चौधरी की बात की, तो ऐसे में भी अगर ऐसा करते हैं अखिलेश यादव तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं जा रही हैं। अगर वो कांग्रेस से अलायंस करते हैं तो उनको एक मुश्त 20 सीटें कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सेहत देखते हुए उनको देनी पड़ी। अगर वो बसपा से अलायंस करते हैं तो उनको आधी सीट देनी पड़ी, अपने में से ही जयंत चौधरी और लोगों को बांटना पड़ा। तो यह स्थिति तो देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला फार्मूला, जिस फार्मूले पे अखिलेश यादव चल रहे हैं, ठीक रहेगा। और फिर बता दूं आपको, वरुण गांधी के लिए, वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद रहे हैं, मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, और इनके मरहूम पिता, उन्हीं की वजह से तो आज अमेठी 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 बिल्कुल हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल। कबूल अहमद तो बगल के रहने वाले हैं, इनको पता है कि अमेठी कुछ नहीं था, छोटा सा वीरान गांव सा था। लेकिन जब उस स्थान पर स्वर्गीय संजय गांधी की दृष्टि पड़ी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लाडले पुत्र थे और जो चाहते थे देश में और कांग्रेस में वही होता था। और जब से उनके पैर वहां पड़े, जब उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र उसको बनाया, एक राजनीतिक कर्मभूमि बनाई, तब से अमेठी अमेठी हो गया। और अमेठी से वो चुनाव हारे भी 77 का, और फिर अमेठी से चुनाव जीते भी। तो अमेठी, ये अलग बात है कि उनकी माता जी वहां चुनाव लड़ी और हार गई। तो मुझे लगता है कि ये अमेठी, जिन्होंने जो कहा अखिलेश यादव ने कि हम अमेठी में आएंगे, तो अमेठी में अखिलेश यादव मुझे लगता है कि एक एलआई के जरिए, जिसमें वरुण गांधी उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके जरिए जाएंगे। फिलहाल कुल मिला करके यही समीकरण आ रहा, वरना अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है या ऐसा कोई जादुई व्यक्तित्व नहीं है जिसको एकदम से लाएं और अमेठी से वो उनके खिलाफ खड़ा कर दें जो लगातार वहां काम कर रही हैं, स्मृति ईरानी। जी जी बिल्कुल। हमारे एक दर्शक है अज्जू भाई, वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं बदलेगी, यानी स्मृति ईरानी को नहीं बदलेंगी तो वो हार भी सकती हैं, ये अज्जू भाई का कहना है। मैं वरुण गांधी के सवाल को लेकर खास तौर पर प्रशांत के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी कबूल अहमद से। कोई कबूल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है हेमंत जी ने भी कि गठबंधन के जरिए अपने किसी एलाई को वो वहां से उतार सकते हैं। और ये सवाल भी जब बार बार पूछा गया अखिलेश यादव से वहां पर कि क्या राहुल गांधी के आपके साथ रहेंगे, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, तो वो बार बार यही जवाब देते रहे कि हम अपने गठबंधन के साथियों से मिलकर 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है? देखिए, दरअसल जो अमेठी संसदीय क्षेत्र है, उसका जो इस वक्त सियासी मिजाज है, वो बड़ा अजीब सा माहौल वहां बन गया है। एक लंबे समय तक गांधी परिवार का दुर्ग था। वहां के लोग और गांधी परिवारों के बीच के लोग और गांधी परिवार के बीच एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। गांधी परिवार वहां से लगातार चुनाव जीतता रहा है चाहे सोनिया गांधी जी, मतलब संजय गांधी से शुरू होके फिर जो है कैप्टन सतीश शर्मा जीते जो गांधी परिवार के करीबी थे। फिर जो है सोनिया गांधी 1999 में आती हैं, जीतती हैं। फिर उसके बाद 2004 से लेके लगातार जो है 2014 तक राहुल गांधी सांसद थे, जीतते रहे। 2019 में वहां से स्मृति ईरानी चुनाव जीतती हैं, और उस वक्त कांग्रेस की जो हार हुई थी, वो कांग्रेस की हार दरअसल कांग्रेस के मैनेजरों की चलती हुई। जो कांग्रेस के मैनेजर थे, उन लोगों ने जो वहां पे जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी थी, वो मुझे लगता है वो उसमें एक मध्य प्रदेश के थे, और उन लोगों ने उसकी स्थिति खराब की और इस गुमान में रहे कि नहीं हम तो जीत लेंगे, गांधी परिवार का दुर्ग है। यहाँ के लोग इस गुमान में रहते हैं कि हमने संसद दिया लोग और यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री दिया, इस गुमान में वो खुश रहते हैं। तो हो सकता है वो उसमें देंगे। और ये बात सच भी है कि रायबरेली और अमेठी में कि आज भी लोगों के घरों के दीवारों पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हुए हैं। और इससे ज्यादा रायबरेली के लोगों ने उनसे के परिवार, वहां के लोगों उनसे गांधी परिवार से कोई अपेक्षा नहीं की। वो बस इसी खुशफहमी में रहे कि हमने देश को प्रधानमंत्री दिया। आज हमारे देश का नेता, जिस नेता को से मिलने के लिए पूरे देश के नेता तरसते हैं, वो नेता हमारे यहाँ आता है। तो ये जो रायबरेली और अमेठी में ये खुशफहमी थी, यही खुशफहमी, और इसको स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छे से भापा। और 2014 में चुनाव हारने के बाद वो लगातार सक्रिय रही, और कांग्रेस सत्ता, मतलब जो कांग्रेस जो 2014 में हारी, उसके बाद जो है वहां के मैनेजर जो थे,
उन्होंने बहुत स्थितियां गड़बड़ा दी और राहुल गांधी उतनी सक्रियता से नहीं हो पाए। आखिरी में वो चुनाव गांधी दुर्ग जो है वो हार गए अमेठी। लेकिन 5 साल पहले वो तमाम अपेक्षाओं का, विकास के ना होने का, तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर रही थी स्मृति ईरानी, लेकिन अब 5 साल में अब उनके जो काम काज कसौटी है उस पे उनका चुनाव होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्मृति ईरानी ने बहुत वहां हरियाली ला दी है, बहुत विकास कर दिया है, वो सक्रिय जरूर हैं, लेकिन वहां की राजनीति में बहुत कुछ नुकसान भी लगातार हो रहा है। 2017 में वहां के 5 लोकसभा विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 1 सपा जीती थी। लेकिन 2022 के चुनाव में वहां का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हुआ। कांग्रेस का राजनीतिक रूप से वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी का जो है तेजी से ग्राफ बढ़ा। आज समाजवादी पार्टी वहां 2 विधायक हैं, एक सीट पे अमेठी और गौरीगंज जो है सीट से सपा के विधायक हैं, और दूसरा जो सलोन सीट थी वहां मुश्किल से 1,500 से 2,000 वोटों के बीच में हार गई थी। तिलोई में 10,000 का अंतर था। जगदीशपुर एक ऐसी सीट थी जहां पे समाजवादी पार्टी 3 नंबर की पोजीशन, तीसरे नंबर, तो कांग्रेस जो है दूसरे नंबर की पोजीशन थी। अगर इन दोनों, अगर हम उसका देखते हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र के वोटों का सिनेरियो देखते हैं नीरज भाई, तो उसमें 3,52,000 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला 5 विधानसभा में, और भारतीय जनता पार्टी को 4,12,000 वोट मिला है। दोनों के बीच जो वोट का अंतर है वो महज 66,000 वोट का अंतर है, और 2.5 लाख वोट कांग्रेस लिए बैठी, तो 2.25 लाख, सॉरी। तो यहाँ का जो पूरा सिनेरियो है, यही चीज जो है अखिलेश यादव को अमेठी से चुनाव लड़ने और अपने कैंडिडेट उतारने का हौसला दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। यहीं से उनकी उम्मीद जागी कि हम यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। ये बात जरूर है कि अमेठी में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है, और आखिरी चुनाव कमरुद्दीन जमा फौजी लड़े थे 1999 में, लेकिन बहुत मामूली सा वोट पाए थे, 2% भी वोट उनको नहीं मिला था। उससे पहले शिव प्रसाद कश्यप लड़े थे, वो एक स्कूल के प्राचार्य थे प्रयागराज में, वो आके लड़े थे, बहुत जो है वो भी बहुत मामूली वोट जमा। लेकिन उस वक्त का जो सिनेरियो था, उस वक्त कांग्रेस जो है अमेठी में बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आज वो स्थिति अमेठी में नहीं है। आज अमेठी का जो कास्ट इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अब फिट बैठता है। वही चीज जो है अखिलेश यादव को अमेठी से चुनाव लड़ाने की उम्मीद जगा रहा है, और अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अगर वहां कोई एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो वो बना ले जाते हैं, जिसमें यादव, मुस्लिम और वहां दलितों में एक बड़ी जाति है पासी की, जो सबसे ज्यादा संख्या में है, तो वो अगर सिनेरियो वो बना ले जाते हैं। आप म्यूट पर हो गए हैं कबूल भाई। तो यही चीज वो अमेठी में चुनाव लड़ाने। हेलो, जी आ रही है। हाँ, इसी वजह से वो अमेठी में, क्योंकि आज राहुल गांधी 2019 के चुनाव हारने के बाद से मुझे लगता है 3 या 4 बार ही वो अमेठी गए हुए हैं प्रचार करने, और उसके बाद जो है 1 बार और गए थे, बस इससे ज्यादा वो नहीं गए। तो मुझे लगता है कांग्रेस अमेठी में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, एक ये बात जरूर है, अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो रही। लेकिन एक चीज और है, अमेठी में कुछ लोग कांग्रेस को लेके और गांधी परिवार को लेके, वो लोगों के अंदर जरूर एक चेतना है, वो लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव के बाद से, नीरज भाई मैं 2022 में अमेठी गया था चुनाव के दौरान, उस वक्त मेरी बात एक बीजेपी के बड़े नेता से हुई, मैं नाम अभी यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझूंगा। उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि आज मेरी स्थिति ये हो गई है कि मुझे चुनाव विधानसभा का लड़ना पड़ रहा है, और जिस जगह मैं कभी प्रचार नहीं करने जाता हूँ कुल बाबू, संजय सिंह से दर भटकना पड़ रहा है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाम पे लाके हाँ है अब, लेकिन पार्टी का फरमान है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, और वो चुनाव लड़ते हैं और बुरी तरह से हार जाती। जबकि अगर वो ऐसे मटेरियल थे, वो एक ऐसे नेता के तौर पे थे, अगर समाजवादी वो हमसे उस वक्त भी कह रहे थे कि अगर मैं गलती कर गया, अगर मैं समाजवादी पार्टी से मैं 2024 का चुनाव लड़ने की सोच, अगर वो समाजवादी पार्टी से वहां उतरते हैं, तो मैं एक गारंटी के साथ, इतने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वहां स्मृति ईरानी के लिए पसीने छूट जाएंगे अमेठी से चुनाव जीतना। आज अमेठी में जो स्थिति है,
वहां स्मृति ईरानी के खिलाफ बहुत सारा माहौल है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो वहां स्थापित नेता, अगर हम दो नाम बता दें भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा तीसरा बड़ा नेता उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। एक नाम है मटियारी का, जो गौरीगंज से लड़े थे, चुनाव हार गए थे वो, और दूसरे जो हैं वो राजेश मसाला वाले। ये जो ऐसे हैं जो स्मृति ईरानी के सबसे ज्यादा करीब हैं। इसके अलावा आप बात कर लीजिए, चाहे वो मैंको शरण सिंह हो या सुरेश पासी हो या फिर दल बहादुर कोटी के बेटे अशोक कोरी हो। क्या ये अशोक कोरी की तो कोई इतनी राजनीतिक हैसियत वहां नहीं है सलोन में, लेकिन इन चीज बाकी लोगों की ऐसी है। मैं यहाँ पे सलोन का जिक्र किया तो एक और बात बता दूं, सलोन सीट समाजवादी पार्टी अपनी गलती से 2022 के चुनाव हारी है। अगर वहां पे एक बिहार के आदमी, दिल्ली के आदमी को भेज के चुनाव लड़ाया, और वो वहां की रास्ता तक नहीं जानते थे कहाँ कौन सा गांव किस क्षेत्र में आता है, और वो जाते हैं महज 2021 वोट से वो चुनाव हार जाते हैं। अगर वहां पे कोई लोकल नेता को समाजवादी पार्टी दी होती तो आज वहां 2-3 नहीं 3 सपा की होती, दो बीजेपी की होती। तो ये स्थिति नीरज भाई वहां की है। तो वहां पे जो खासतौर से यादव वोट है वो अच्छा खासी संख्या में है। सलोन, अमेठी, गौरीगंज, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे यादव वोटों की तादाद 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में है। मुसलमान 3.5 लाख है। वहां पे तीसरा वोट जो है सबसे ज्यादा पासी है, वो 4.5 लाख के आसपास है। अगर ये कॉम्बिनेशन वो बना ले जाते हैं और इसमें कोई ठाकुर कैंडिडेट उतार देते हैं तो वो पूरे अमेठी की परिदृश्य बदल जाएगा। यही चीज अखिलेश यादव को हिम्मत दे रही है और चुनाव लड़ने का वो इसीलिए संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं प्रशांत के पास आऊंगा और मैं प्रशांत के लिए, मेरे पास सीधा वरुण गांधी से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रशांत, महीना भर हुआ होगा जब हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वरुण गांधी के तेवर हैं, ये बीजेपी से अलैदा 2024 के चुनाव लड़ने का संकेत देते हैं, और ऐसे में अमेठी उनके लिए एक माकूल सीट हो सकती है जो कि उनके पिता की सीट रही है किसी जमाने में। तो ये बात, इस बात का इशारा हेमंत जी ने किया। कबूल ने भी ये बात की कि वहां पर समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट उतरेगा या कोई और उतरेगा, इस पे अभी भी सोचना होगा। आपको क्या लगता है, जब ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ेंगे, फिर वो बात करते हैं अमेठी की, स्मृति ईरानी को सिलेंडर वाली मैडम या सिलेंडर वाली सांसद कहकर वो तंज कसते हैं उन पे, तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव के जहन में वरुण गांधी की सूरत है या फिर वो समाजवादी पार्टी का ही कोई नेता वहां से लड़वाना चाहते हैं, या फिर दोनों स्थितियों में आपको क्या लगता है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कि क्या बेहतर होगा? थोड़ा सा इस पे आपसे मतलब थोड़ा मैं डिसएग्री इस पूरे से करता हूँ। मेरे ख्याल से जो मेरा अभी तक रीडिंग है, मेरे ख्याल से राहुल गांधी 2024 का चुनाव वहां से लड़ेंगे जितनी मेरी जानकारी है। हालांकि इसको कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक, तो कोई कहना, कोई दावा नहीं मैं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन जो माहौल है, जो स्थितियां हैं और जो सुनने में आया है, वो इस बार भाई बहन दोनों अगल बगल की सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली में प्रियंका गांधी और अमेठी में राहुल गांधी। और इस बार चुनाव जो है पिछली बार से ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अमेठी में कार्डर ही नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा कांग्रेस से नहीं भी जुड़े हैं, सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर उनका कांग्रेस के प्रति है, उनका वो, क्योंकि रायबरेली निजी बात है लेकिन रायबरेली अमेठी में ननिहाल भी है, तो उस तरफ हमारा वैसे भी निजी तौर पे भी जाना बहुत रहता है। तो वहां पर जो लोग, जब भी मेरा जाना हुआ, जब भी एज अ रिपोर्टर भी वहां जाना हुआ, तो लोगों से जब भी बात होती है तो इस बार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शोर है वहां पे कि राहुल गांधी यहाँ से पर्चा बस भर दें। इस तरह के लोग वहां पे बातें कह रहे हैं, और ये वो कास्ट के लोग बातें कर रहे हैं जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है ना। मैं अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ फैमिलीज की वहां बात कर रहा हूँ। तो वहां पे डोमिनेंस निश्चित तौर पे यादव, मुस्लिम और पासी, ये 3 कॉम्बिनेशन वहां पे ज्यादा बड़े हैं। लेकिन मैं जो बीजेपी का कोर वोटर है, जिसने पिछली बार स्मृति ईरानी को वहां पे चुनाव जिताया, उनमें से मुझे बहुत सारे लोग मिले जो इस बार ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े। तो पहली बात तो ये है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी सेकेंड सिनेरियो में आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस यूपी में लगभग जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है ही, उसके पास कुछ भी नहीं है। विधानसभा में ले देकर 2 सीटें हैं, लोकसभा में 1 सीट है। सोनिया गांधी भी अगली बार चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी जो जो नेशनल लेवल पे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो, ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो पूरे सबसे बड़े प्रदेश में जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हो वहां वो 0 हो। तो ऐसे में एटलीस्ट वो 2 सीटों के लिए तो क्लेम करेगी। मुझे लगता है कि अगर रायबरेली अमेठी कांग्रेस छोड़ देती है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ऐसे में राहुल प्रियंका ये ब्लंडर
आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि लेने वाले, क्योंकि राहुल प्रियंका अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे रायबरेली अमेठी से, तो कांग्रेस का यूपी में खाता खुलना बड़ा मुश्किल है आज की स्थिति में, क्योंकि अलायंस आपका किसी के साथ होना नहीं है। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी वहां पर पर्चा भरेंगे, तो आज की स्थिति में अखिलेश यादव का जो भी बयान हो, अगर आप इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाए, अखिलेश यादव के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अभी स्थितियां दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे भी जुड़ा है। जब आम आदमी पार्टी के ऊपर इस समय संकट आया है, तो कांग्रेस का उस लेटर पर हस्ताक्षर नहीं है जिसमें विपक्ष एकजुट दिख बिल्कुल। रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियां कांग्रेस पर मुखर अभी आपको दिखेंगी। कोलकाता में अखिलेश यादव अधिवेशन, कोलकाता में जो अपनी मीटिंग बड़ी बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें भी हो सकता है वो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी वाद की बात करें। लेकिन चुनाव में सब चीजें आखिरी के 2 या 3 महीने में तय होती हैं। अगर राहुल गांधी, मुझे लगता है, नामांकन वहां से भरेंगे, तो अखिलेश यादव वहां से कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। और दूसरी बात, वरुण गांधी की, अगर राहुल गांधी नहीं वहां पर उतरेंगे, कांग्रेस वो सीट छोड़ देगी, तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी या संजय सिंह, राजा संजय सिंह, जो कि विधानसभा चुनाव लड़ गए थे और आज करीब 36 साल बाद चुनाव लड़ गए थे वो, तो वो हार गए वहां पर चुनाव। गायत्री की पत्नी वहां पर चुनाव जीती थी, और ऐसा ये भी कहा गया कि स्मृति ईरानी की ओर से बहुत मदद नहीं मिली संजय सिंह को जितना मिलनी चाहिए थी, ऐसे संजय सिंह के सपोर्टर्स क्लेम कर रहे थे। शायद इस वजह से वहां पर चुनाव का तौर तरीका बदला। कांग्रेस ने भी, प्लस वहां पे जो कैंडिडेट दिया था उसने भी थोड़े वोट काट लिए थे। तो मेरे हिसाब से वरुण गांधी अमेठी तभी लड़ेंगे जब राहुल गांधी वहां से नहीं लड़ेंगे। और पिछले दिनों ही वरुण गांधी का बयान है, लगभग 4 दिन पहले यूपी तक पे भी हम लोगों ने चलाया है, जिसमें वरुण गांधी कहते हैं, मैं इसी गाड़ी से आऊंगा यहीं पे चुनाव प्रचार करने, है ना। तो कहीं ना कहीं मन में वो पीलीभीत को लेके वो कहीं ना कहीं श्योर है कि अगर चुनाव लड़ना है तो पीलीभीत से ही लड़ेंगे। और मेनका गांधी ने भी बयान दिया था, अगर पार्टी देगी टिकट तो मैं लड़ूंगी ही। तो ये सुल्तानपुर पीलीभीत, यही दोनों की सीट अगर होती है, तो आज की सिनेरियो में तो यही दिख रही है। जो हेमंत सर ने बात कही, वो बात बिल्कुल मतलब इंटरेस्टिंग बात है वो। अगर आप देखें कि अगर अखिलेश यादव वरुण गांधी को चुनाव लड़ाते हैं और वो टीएमसी से या किसी दूसरे दल से ले लेते हैं या अपनी पार्टी से लेते हैं, ये मुझे लगता है उस सिनेरियो में ज्यादा फिट बात रहेगी जब राहुल गांधी वहां पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान है, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराजगी, थोड़ा सा तीखापन है कांग्रेस के प्रति। जो उन्होंने ट्वीट में भी ये बात कही कि अक्सर बड़े लोगों को वहां पे जिताया गया है ना, और कभी आपकी बड़े दिल वालों को अमेठी शायद जिताएगी, ऐसा ही कुछ उन्होंने ट्वीट किया। तो वो इसी वजह से कहा, क्योंकि वो पिछले दिनों मैंने ही उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार सवाल पूछा था पिछली बार, तो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस बीजेपी एक है, जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पार्टी कार्यालय में हुई थी। तो वो इस मुद्दे पर अक्सर कई बार ये लाइन कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी एक है। ये भारत जोड़ो के समय की बात है। फिर बाद में उन्होंने अगले दिन हालांकि लेटर भी लिख दिया था राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हुए, है ना। तो ये पॉलिटिक्स में कई बार आपको दिखाना, जो जो स्थितियां है ना आज की तारीख में, जिस तरह से रेड पड़ रही, सीबीआई ईडी और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, ऐसे में कोई भी रीजनल पार्टी कांग्रेस से बहुत ज्यादा सट कर, मुझे नहीं लगता 2024 से पहले खुद को शो करना चाहेगी, जिस तरह की स्थितियां पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है। तो ये मेरा इस पर है। और आखिरी टिप्पणी मेरी ये है कि जो आपने वरुण गांधी को लेकर कहा, वो तभी वो सिनेरियो पॉसिबल है अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं। और ये बात भी सच है ग्राउंड पर कि इस बार चुनाव बड़ा नेक टू नेक होने वाला है। स्मृति ईरानी के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, जो परिस्थितियां वहां पर अमेठी में दिख रही। सर हेमंत सर, जैसा कि प्रशांत भाई अपनी बात का मैं जिक्र कर रहे हैं कि अमेठी वो किला है जिसे कांग्रेस भले हार गई हो लेकिन सरेंडर तो नहीं ही करेगी, जैसा उसका लिगेसी अमेठी से जुड़ा हुआ है। एक वाकया अभी से बहुत पुराना नहीं हुआ, विधानसभा का सत्र चल रहा था और जातिगत जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस की जो एकमात्र विधायक, 2 विधायक है कांग्रेस से, वहां कांग्रेस की जो विधायक थे आराधना मिश्रा मोना, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये भी हमारे सहयोगी हैं। एक तरफ अखिलेश यादव विधानसभा में कांग्रेस को सहयोगी बता देते हैं, जैसा प्रशांत जी भी जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस एक है और फिर भारत जोड़ो यात्रा को भी अपना चिट्ठी और संदेश जारी कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब हम लोग अमेठी का जिक्र कर रहे हैं सर, तो जरा अगर हम इस तस्वीर को अपने दर्शकों के लिए 2024 के नैरेटिव से समझाना चाहें, तो अगर कांग्रेस को अखिलेश यादव अपने साथ में लेकर नहीं चले, कीजिए कि अमेठी में उन्होंने कैंडिडेट दे दिया बनिस्बत इसके कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं चुनाव, तो एक तरह से वो पैक्ट फिर नहीं हो पाएगा कांग्रेस के साथ उनका। तो आप इसको किस नजरिए से लेते हैं? क्योंकि कांग्रेस जब भी लोकसभा चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो वो स्वाभाविक तौर पर एक प्रतिद्वंदी बन जाती है और उसमें सबसे बड़ा जो उसका इम्पैक्ट होता है वो मुस्लिम वोटों की तरफ हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस को भी मुस्लिम देते हैं, क्योंकि मुस्लिमों को लगता है कि देश भर में
कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी। ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश कांग्रेस को सिरे से नकार कर चलेंगे तो उनका अपना प्रोस्पेक्ट नहीं गड़बड़ा जाएगा? बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, और अभी प्रशांत और कुबूल ने भी बहुत तथ्यात्मक बातें कही। लेकिन इन सब के बीच में हमको एक बात समझनी होगी। मैं भी 87 से अमेठी जाता हूँ, बहुत से इलेक्शन कवर किए, राजीव गांधी जी आते तब जाता था, सतीश शर्मा के समय में, और उसके बाद भी जाता रहा। और संजोग से देखिए, कबूल रायबरेली के हैं, प्रशांत का उधर रिश्ता है, ननिहाल वगैरह है, और मेरा रास्ता वही है। मैं अपने घर अगर जाना चाहूँ तो मुझे इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी होकर जाना पड़ता है, जौनपुर। वैसे भी थोड़ा सा रास्ते वाला रिश्ता। देखिए, अमेठी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां जो कैंडिडेट जीता या जो क्लोज कंटेस्ट में हारा, वो बड़ी पर्सनालिटी रहा है। अमेठी ने खाली, अगर आप 77 का चुनाव छोड़ दें, जिसमें रविंद्र प्रताप सिंह जो बहुत ज्यादा नामी नहीं थे, रविंद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को हरा करके पूरा परिदृश्य बदल दिया था। अगर उस चुनाव को आप छोड़ दें तो अमेठी में हमेशा बड़ी पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। किसी को भी ये कोर्स देख लीजिए, या तो खुद में बहुत बड़े होंगे, या जो बहुत बड़े होंगे उनके बहुत नजदीकी होंगे, जैसे कैप्टन सतीश शर्मा जैसे लोग। तो अमेठी को इस बात की आदत रह गई है। दूसरे, प्रशांत ने अच्छी बात कही कि कैसे छोड़ देंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गांधी पट्टी को। गांधी पट्टी मतलब अमेठी और रायबरेली, हम उसको पॉलिटिकल भाषा में गांधी पट्टी कहते हैं। बहुत सही बात है, कैसे छोड़ देंगे। लेकिन आप खाली इतना देखिए, मैं आपको एक बात नीरज जी याद दिलाता हूं, 10 अप्रैल 2019 आज तक की डिबेट थी। हम लोग 4 घंटे थे अमेठी के रामलीला मैदान पर। उस दिन राहुल गांधी का नामांकन था। मैंने एक बात कही थी जिसपे 20 मिनट से 15 मिनट तक लगातार डिस्कशन हुआ। हमने कहा कि इस बार अमेठी गांधी परिवार को खराब खबर दे सकती है। नॉमिनेशन हो रहा, उस वक्त ऐसी बात कहने का कोई औचित्य नहीं होता। फिर उसको मैंने 5 साल पहले के अपने तजुर्बे से जोड़ा, जब 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे थे और स्मृति ईरानी वहां चुनाव लड़ने गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहां झोंक रखी थी, पूरी ताकत। मतलब मैंने संतोष गंगवार से लेकर के गाजीपुर तक के नेताओं को वहां देखा, और दिल्ली तक के नेताओं को देखा को भाजपा दफ्तर के अगल बगल टहलते चाय पीते दिख जाते थे। बड़े बड़े नेता, नड्डा उड्डा सारे लोग 2014 में इनकी पूरी तैयारी थी। और जब वहां के लोकल लोगों से बात किया, कांग्रेस के कोर लोगों से बात किया, तो उनका कहना था कि गांधी परिवार का जो एक बॉन्डिंग थी, जिस पर बड़ा एक भावनात्मक जुड़ाव अमेठी वाला महसूस करता था, वो इनके जो पॉलिटिकल मैनेजर से उनकी वजह से वो धीमा पड़ रहा है, शिथिल पड़ रहा है, वो बाधक बन रहे हैं। राहुल गांधी आते थे, पहले सीधे जनता के पास चले जाते थे, बैरिकेडिंग तोड़ देते थे, हाथ मिलाते थे, बात करते थे, तमाम ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों को नाम से जानते थे, बुला लेते थे। वह स्थितियां इन पॉलिटिकल मैनेजर, जिसमें एक शर्मा जी और एक मट्टू जी, कौन कौन लोग वहां थे, हम नाम नहीं लेंगे, ना उन पर कोई इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इन लोगों ने वो जो एक सिस्टम बना हुआ था, बहुत गहरा सिस्टम बना हुआ था। और आप आज आपको बता दूं, अमेठी एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट थी जहां पार्टी के काडर को, जो उत्तर प्रदेश में भले ध्वस्त हो गया हो, लेकिन अमेठी में इतना मजबूत जिंदा था, और उनको बाकायदा इतनी फैसिलिटीज थी जो उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने किसी भी क्षेत्र में कहीं नहीं दे रखी थी, तब से लेकर अभी तक। और जान लीजिएगा, पिछले इलेक्शन में भाजपा ने और किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। भाजपा ने भी कुछ अनुचित किया और कांग्रेस ने भी अनुचित किया, क्योंकि उनको पता था कि मामला बड़ा तगड़ा फंस गया है। तो 2014 में इसके संकेत मिले थे। 2019 में जब मैंने कहा तो काफी गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन फिर मैंने यही बात कही, हमने कहा कि संपर्कहीनता, संवादहीनता, प्रत्यक्ष बातचीत के अवसर समाप्त होना, मैनेजर्स पर ओवर डिपेंडेंसी, यह राहुल गांधी के लिए खतरनाक है। और खतरनाक खबर यहां से कांग्रेस के लिए जा सकती है, नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं कि जाएगी।
वही स्थिति हुई। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पर लगातार महीने में अगर राहुल गांधी नहीं आ पाते थे तो प्रियंका आ गई, कोई आ गया, एक पूरा नेटवर्क आ गया, अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम होते थे। वो सारे कार्यक्रम तो अपने जो भी भौतिक सुविधाएं कह लें या अपने पैराफर्नेलिया से उपलब्ध जो संसाधन है उसका इस्तेमाल स्मृति ईरानी करने लगी। और जहां तक वोट की बात है, मैंने उस वक्त ये भी कहा था और आपसे नीरज जी एक बार पहले भी कह चुका हूं कि मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसे पोलिंग बूथ देखे थे गौरीगंज असेंबली सेगमेंट में और अमेठी असेंबली सेगमेंट में जो मुस्लिम बहुल गांव थे, और मैंने कहा था देखिए यहां का नजारा देखिए, कांग्रेस के लोगों ने यहां कंसंट्रेट नहीं किया और ऑर्गेनाइजेशन ने यहां काम नहीं किया। स्मृति ईरानी के लोगों ने कैप्चर कर लिया। कैप्चर मतलब लोगों के बीच में जाकर के अपनी पूरी पैठ बना ली, हर तरीके से, हर सहूलियत दे करके। मुस्लिम बहुल पोलिंग बूथ पर 3 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां राहुल गांधी से ज्यादा वोट स्मृति ईरानी को मिले हैं साहब, पहली बार, ध्यान रखिएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अमेठी, ठीक है प्रशांत ने वहां देखा होगा लोगों में इस तरह का भाव है, इस तरह का भाव तो हमेशा रहता रहा इस परिवार के प्रति, लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क, फिर से चुनाव हार जाए, यह रिस्क लेना मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार, प्रियंका या सोनिया गांधी इसको पसंद करेंगी। इसलिए मेरा अपना, मैं हो सकता कोई विकल्प देख रहे हो, संभव है कि अमेठी छोड़ के कहीं और से लड़ लें अपनी। नहीं, वायनाड से तो मतलब वो तो साउथ से तो लड़ ही गए हैं। वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश में ये बात सही, हालांकि उनको मालूम है कि बहुत ज्यादा स्टेक उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के परिणाम देख लीजिए ना, कितना बहुत ज्यादा फर्क पर है। और उसके बाद असेंबली इलेक्शन जो हुआ उसमें देख लीजिए वो जो गैप है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। आप सोच लीजिए कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ज्यादातर जगहों पर जमानत जब्त हो रही है, तो उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ उनका नहीं है, और शायद उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ न होना ही कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बीमारी है, जिसके लिए मेजर सर्जरी की बात बहुत दिनों से की जा रही है, जो नहीं हो पा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? तो मुझे प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा। 2019 का रिस्क समझ नहीं पाए थे, ये रिस्क सीधे सीधे प्रत्यक्ष है, समझा हुआ है। ऐसी सूरत को भांपते हुए ही अखिलेश यादव ने इस तरह की बातें की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी बात हुई संजय सिंह की। संजय सिंह का अब मुझे नहीं लगता है कि सक्रिय राजनीतिक जीवन बहुत अधिक है, मैं समझ पा रहा हूं। उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर ले, लेकिन अब और कोई पार्टी उनका इस्तेमाल अभी ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है। वो जहां के वहीं चमके, वहीं बने, वहीं के पिटे मोहरे खुद साबित हुए हैं। तो उनकी उतनी पर्सनालिटी ने और कांग्रेस अखिलेश यादव के पास ऐसी कोई बड़ी तस्वीर, बड़ी छवि, बड़ा व्यक्तित्व नहीं है जिसको लगने। ऐसी सूरत में मैंने जो बात कही वरुण गांधी वाली, ये बात खूब ठीक समझ में आ रही है। दूसरी बात, इतना जान लीजिए, एक आखिरी बात बोल रहा हूं जी, अगर भाजपा टिकट देती है तो भी मुझे नहीं लगता वैसे टिकट देगी नहीं, क्योंकि सुल्तानपुर को लेकर के 2014 का जो तजुर्बा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रहा है, वरुण गांधी के प्रति एक भी होर्डिंग पोस्टर नहीं लगवाए थे, खाली एक जगह होर्डिंग लगी थी, वो उसी से तलखी जो नए जमाने की भाजपा के कर्णधार हैं और जो गांधी परिवार से भाजपा में आए लोग हैं, इनके बीच तलखी की एक वजह वो भी रही। वरना मेनका गांधी लोकसभा अध्यक्ष होती और वरुण गांधी मंत्री होते या कोई कुछ होता। वो तलखी बहुत लंबी है, वो तलखी अब अपने आखिरी सोपान पे है। तो अब ये लोग भाजपा में रहने वाले नहीं है और वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसी सूरत में एक विकल्प जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा, जिस पर ऊंचे लेवल की पॉलिटिक्स में चर्चा भी है, ये संभव है। जी जी कबूल भाई, जैसा हेमंत सर बता रहे हैं, अमेठी के बदलते हुए राजनीतिक डिस्कोर्स को,
लेकिन एक 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 पहलू ये भी है कि अखिलेश यादव जिस तरीके का अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस कांग्रेस, वो अधिवेशन अपना पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, केसीआर से मिलने तेलंगाना जा रहे हैं। जिन नेताओं का वो जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे शरद पवार हो, इन लोगों का गठबंधन की राजनीति को लेकर कोई सर्टेन स्टैंड नहीं रहा है। अभी ममता बनर्जी एक उपचुनाव में हारी विधानसभा के, उन्होंने कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले जाएंगे। हो सकता है वो बंगाल के संदर्भ में ये बात कह रही हूँ, लेकिन अभी भी आप देखिएगा कि गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी जो गठबंधन बनाने की कवायद इस देश में कभी उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो पाई है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि 2024 का चुनाव टूथ एंड नेल लड़ना है उसको। इसीलिए उसने भारत जोड़ो यात्रा से एक अभियान की शुरुआत की, और अभी उसने उत्तर प्रदेश पर फोकस करने की बजाय साउथ के स्टेट्स पर फोकस किया है। लेकिन जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि जाहिर तौर पर यूपी जब 2024 की लड़ाई थम जाएगी तो यूपी को कांग्रेस छोड़ेगी नहीं, भले वो 0 सीट उसके खाते में आए, लेकिन वो यूपी को पर्याप्त ठीक तरीके से लड़ेगी या लड़ते हुए दिखाएगी। क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि कांग्रेस को मीडिया कवरेज में कोई दिक्कत नहीं है जब उसके नेता उत्तर प्रदेश में उतरते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि सर्टेन नहीं हो पा रहा है आपका कोई एक गठबंधन, और आप खुद भी तो बीजेपी के सामने कमजोर है। मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं कि जब 2024 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी तो अखिलेश यादव का कौन सा इतिहास 2014 के बाद से सही है चुनाव जीतने का? 2014 वो हार चुके हैं, 19 वो हार चुके हैं, अब 24 में अगर वो अकेले या छोटी पार्टियों के गठबंधन के साथ जाएंगे तो ये गठबंधन एक बारगी विधानसभा में तो थोड़ा बहुत उनके लिए सफलता लेकर आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि माइनस कांग्रेस की स्ट्रेटजी उनको लोकसभा में सफलता दिलाएगी? देखिए अमीश भाई, जो आप बात कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी कोलकाता में अधिवेशन करने जा रही है। वो कोलकाता में अधिवेशन इससे पहले भी करती रही है, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले भी मुझे लगता है 2-3 साल पहले ही कोलकाता में अधिवेशन हुआ था समाजवादी पार्टी का, उससे पहले भी हुआ है। तो समाजवादी पार्टी करती रही है। उसके पीछे वजह यह है कि समाजवादी पार्टी में जो उपाध्यक्ष हैं किरण मैनंदा, बिल्कुल। वो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं, कोलकाता के हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब अखिलेश यादव गए थे, मिले थे, तो कोलकाता में होता रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अखिलेश यादव इन दिनों कांग्रेस को लेकर तेवर दिखा रहे हैं। एक अलग तरीके के अलायंस बनाने की बात देश में हो रही है, खासतौर से गैर कांग्रेस दल। अखिलेश यादव ममता के साथ भी खड़े दिख रहे हैं, केसीआर के साथ भी खड़े दिख रहे हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते स्टालिन के बर्थडे पे भी वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी दिखे थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो वो जब खड़गे के साथ वो दिखे हैं, और खड़गे ही आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और स्टालिन जो हैं इस वक्त जो खास तौर से देश में ओबीसी सियासत चल रही है, उसके एक नए तरीके के मसीहा बन के उभरे हैं, और उनके मॉडल को लेके बिहार हर जगह जो ओबीसी लीडरशिप है वो उनके मॉडल की तारीफ करती है, उनको पेश करती है। आप देखे होंगे स्टालिन दिल्ली में जब अपने पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे, तब भी अखिलेश यादव और खड़गे जी वहां मौजूद थे। तो एक केमिस्ट्री दिख रही है कि कांग्रेस, अगर अखिलेश यादव, ममता, केसीआर इन सब के साथ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बहुत ज्यादा उनको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होने वाला है। ना ममता का कोई उत्तर प्रदेश में सियासी आधार है, ना केसीआर का कोई आधार है। अखिलेश यादव के सहारे केसीआर भले ही वहां तेलंगाना में अपना विधानसभा चुनाव 2023 में ही है, उसमें वो अपना कुछ राजनीतिक हित साध ले जाए, लेकिन केसीआर के बहाने अखिलेश यादव कोई राजनीतिक हित साधे, मुझे लगता ही नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आफ्टर चुनाव कोई अलायंस बनेगा तो उसमें अखिलेश यादव अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी सीट जीतने के साथ साथ संसद पहुंचना होगा सबसे। और अगर सीट जीतना है तो उसमें न ममता का योगदान हो सकता है, न केसीआर का हो सकता है। अगर उसमें किसी का योगदान कुछ भी हो सकता है तो वो कांग्रेस का ही हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं प्रशांत की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस अपनी लेगेसी वाली जो सीट है अमेठी, रायबरेली, वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। और गांधी परिवार का निश्चित तौर पे एक बहुत वहां के लोगों में जुड़ाव रहा है। 5 साल में अमेठी में राहुल गांधी की कमी को वहां के लोगों ने महसूस किया है। ये बात जरूर है, वहां के लोगों के बीच में आप वहां जा म्यूट हो गया।
मेरा घर रायबरेली जरूर है, मगर मेरा ननिहाल जो है वो अमेठी संसदीय क्षेत्र में आता है। और अमेठी का सबसे बड़ा कस्बा है जैस, मेरा ननिहाल जैस का है। और मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक देखा है, ये बात जरूर है जो हेमंत जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस के मैनेजर थे उन्होंने 2019 के चुनाव में यहां तक कि कांग्रेस के जो काउंसलर, पार्षद, चेयरमैन थे उन तक से वो मिल नहीं सके। मैं आपको बताऊं तो मेरे खुद एक मामा जो है वो लगातार 3 बार से पार्षद हैं, और सबसे बड़ी बात वो निर्विरोध जीतते हैं। वो मुझसे कहते रहे कि आज तक कोई कांग्रेसी हमसे मिलने ही नहीं आया, और कांग्रेस के वो लगातार सक्रिय सदस्य हैं। कांग्रेस के चक्कर में वो जेल भी काटा है, जी आप समझ सकते हैं। और वो हमसे कह रहे हैं स्मृति ईरानी के आदमी हमसे रोज मिल रहे हैं आके, क्या करें भांजे, हम क्या करें इस कसमसन में। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के मैनेजरों ने किस तरह से मट्टी पलीत राहुल गांधी की है अमेठी में। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, रायबरेली में कांग्रेस के मैनेजर किशोरीलाल शर्मा है। किशोरीलाल शर्मा मैनेजर हैं, पूरा रणनीतिकार भी हैं, सब कुछ देखते हैं। वहां जो कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के साथ लड़ता है उससे वो संघर्ष करता है, जाके बूथों पे लड़ करता है। किशोरीलाल शर्मा उसी के घर ले जाकर सोनिया गांधी को बैठा देते हैं। मनोज पांडे। तो आप समझ सकते हो तो कैसे कोई आदमी बर्दाश्त कर पाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण है लोगों की, ये कांग्रेसियों की टीस है कि हम जिस आदमी के खिलाफ लड़ते हैं, जिस आदमी के खिलाफ, जो हमारे खिलाफ अब मुकदमे कराता है, उसी के यहाँ ले जाकर बैठा दे रहे हैं। तो एक ये ऐसे कई उदाहरण हम बता सकते हैं। तो ये बहुत बुरी स्थिति इन मैनेजरों ने कांग्रेस की वहां है। दरअसल गांधी परिवार का दुर्ग है, हाईकमान है, अपना किला बचा के रखते हैं कि आखिरी वक्त में, बुरे वक्त में काम आएगा, यही बचेगा। लेकिन वहां जो मैनेजर हैं उन्होंने जिस तरह की मट्टी पलीत की है, आप समझ लीजिए कि 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी में पहली बार लड़े थे चुनाव, और उसके बाद 2007 का जब लोक विधानसभा चुनाव हुआ था, अमीश भाई, 4 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। जी एक सीट, महज एक सीट जो है वो हारी थी, और वो सीट थी गौरीगंज, वहां से मटियारी जीते थे 2007 में बसपा से। इसके अलावा रायबरेली में 2004 में सोनिया गांधी पहला चुनाव लड़ती हैं, और वहां 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 में से 4 जीत जाती हैं, एक निर्दलीय अखिलेश सिंह जीत जाते हैं। लेकिन 2007 के बाद 5 साल तक ये विधायक जो है कोई सक्रियता नहीं होती, और 2012 में इन दोनों जिलों में कांग्रेस का सफाया हो जाता है। तो कांग्रेस, दरअसल कांग्रेस में भी ये बहुत चीजें हैं कि और वो सफाया होने के पीछे मैनेजर सिस्टम जो है, मैनेजरिंग सिस्टम जो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस अपने ले जाके किसी को पंजाब से, किसी को मध्य प्रदेश से वहां मैनेजर नियुक्त कर देती है, और वो वहां की सियासत को न समझता है, वहां की राजनीति की, वहां के नेताओं की राजनीति खत्म कर दिया है। आपको कांग्रेस को जो जिताने की भूमिका है वो नेता, कांग्रेस अमेठी में क्या कॉम्बिनेशन किया है, संजय सिंह को भेज देती है राज्यसभा, दीपक सिंह को भेज देती है एमएलसी, बाकी जातियां क्या घास छीलने के बैठी है वहां पे? कोई न, आप सोचिए कि सबसे ज्यादा पासी है, आपने कोई पासी लीडरशिप, एक शिवबालक पासी के अलावा आपने किसी पासी को नेता नहीं बना सकते थे। वो भी शिवबालक पासी को आपने क्या बनाया, कुछ नहीं। उसके बाद आप रायबरेली में सबसे ज्यादा पासी है, 32% पासी वोट है रायबरेली में। आप बताइए आज तक वहां पे कोई भी ब्राह्मण के सिवा कोई जिला अध्यक्ष नहीं बना 25 साल से। तो दूसरी जातियां क्यों देंगी वोट? वहां पे आप ओबीसी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे अलग अलग तरीके की प्रयोग करती है, कभी यादव बना देती है जिला अध्यक्ष, कभी जो है पाल बना देती है अध्यक्ष, कभी ब्राह्मण बना देती है। आप तो किसी भी दूसरे समुदाय को कोई राजनीति देना ही नहीं चाहते जी। किशोरीलाल शर्मा की हालत यह है कि जो पैर छुएगा, जो मिठाई चढ़ाएगा, वही उसी की बात सुनेंगे। तो समस्या यहाँ पे है। और अब राजनीति बदल रही है, ओबीसी के नेताओं के अंदर भी राजनीति है। एक नेता वहां पे मौर्य बिरादरी के हैं, बड़े नेता रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो कांग्रेस को इसीलिए छोड़ दिया कि वो कह रहे थे किशोरीलाल शर्मा मैं पैर नहीं छू सकता हूं, और नहीं छूता हूं तो हमको आगे नहीं बढ़ाते। तो समस्या यहाँ पे मैनेजिंग सिस्टम की है, और ये ऐसे नेता हैं जिनकी बात बिना इनकी मर्जी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रायबरेली किसी दूसरे नेता से मिलती भी नहीं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस की मल्टीप्लिसिटी ये है। अब बात आती है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के साथ जरूर है कि एक केवल कांग्रेस के साथ अगर कोई भी एक वर्ग है जिसको कुछ उम्मीद दिखती है, वो मुस्लिम वोटर है जो उम्मीद दिखता है। कांग्रेस का जो कोर वोट रहा है ब्राह्मण, आज वो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बन चुका है।
का है। समाजवादी, इसीलिए कांग्रेस को आज अपने संविधान के अंदर ये संशोधन करना पड़ा रायपुर में कि हम 50% सीटें ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक को रखेंगे कोटे में अपने संगठन के सारी चीजों में, यह वो सीडब्ल्यूसी हो या तमाम चीजें हो। कांग्रेस को ये बात 1990, जबकि 1990 से राजनीति बदल गई है ओबीसी की। हेमंत जी तो बार बार कहते हैं कि भैया देश की सियासत में अब ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट चुकी है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के सहारे ओबीसी चेहरे को सबसे पकड़ा है, वो जो प्रभाव जमाती है, और वो जो जिसको एक नया वोट बैंक तैयार किया है। आपने तो वोट ही बैंक नहीं तैयार किया, जो आपके वोट बैंक थे ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, उसको ही सहेज के नहीं रख पाए। तो समस्या यहाँ पे है। अब बात आती है कि समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी भी अखिलेश यादव के साथ भी यही समस्या है। अखिलेश यादव जो जमीनी हकीकत है उससे वाकिफ नहीं, और वो उस तरह की राजनीति को जताना चाहते हैं कि वो अपने दम पे हैं। उनको ये पता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस अगर जिंदा हो गई किसी तरीके से, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव दर चुनाव हार रही है, लेकिन उसके पास एक मजबूत वोट बैंक है, उसके साथ एक कैडर है जो उसको जिंदा रखे हुए है। कांग्रेस के साथ कैडर नहीं है, मजबूत कोई एक कास्ट का वोट नहीं है, जो वोट बैंक था वो खिसक गया है। तो मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस ये हंसिए पे है, और जिस दिन समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग होगा, वो तो कांग्रेस से भी बदतर पोजीशन में चली जाएगी। तो ये बड़ी सियासत है, और ऐसा नहीं कांग्रेस को इग्नोर किया जा सकता है लोकसभा में। समाजवादी पार्टी ने 2009 के चुनाव में भी इग्नोर किया था कांग्रेस को। मुलायम सिंह यादव लगातार कहते रहे, दिग्विजय सिंह रगड़ते रहे, लेकिन मुलायम सिंह नहीं किए। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, इसलिए कांग्रेस जो है उस समय सर्वाइव कर गई। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कोर वोट बैंक बना पड़ा हुआ है। इस बात को अखिलेश यादव बाखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल रहे हैं। ये बात प्रशांत की मैं सहमत हूं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो कांग्रेस जो 2004 से अपनी परंपरा निभा रही है वाक ओवर देने की, वही परंपरा निभाएगी। अगर हम 2022 में भी एक सीट थी जिसको आप कह रहे थे, आराधना मिश्रा को कह रहे थे हमारे सहयोगी है, तो अखिलेश यादव सही कह रहे थे, आराधना मिश्रा उनके सहयोगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक वही सीट थी जहां समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा था प्रमोद तिवारी की वजह से। तो भाई वो तो है ही, सपा के सहयोग से ही जीती है ना, वो सहयोगी हो ही गई। एक चीज और मैं ऐड कर दूं इसमें, कबूल जी ने जो कहा, जी जी, नहीं, जो कबूल जी ने बात कही ना नीरज जी की, यहाँ पे राहुल गांधी बहुत टाइम से तो नहीं आए, लेकिन कई बार जो मेरा ग्राउंड सेंस ये भी कहता है, कई बार दूर रहना भी कई बार फायदेमंद भी हो जाता है, नुकसानदायक भी होता है, फायदेमंद भी हो जाता है। लोग आपका फिर बेसब्री से इंतजार करते हैं। मुझे याद है 15 दिसंबर 2021 की शायद ये बात है, और राहुल गांधी वापस आते हैं जुलाई 2019 के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद राहुल गांधी जो है अमेठी वापस आते हैं, और शायद ही कोई वहां पर ऐसा कांग्रेस सपोर्टर या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जो वहां राहुल गांधी को देखने के लिए वहां नहीं पहुंचता है। उसके बाद राहुल गांधी एक बार और आते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर 2024 में आएंगे, ये डिस्टेंस आप सोचिए, तब राहुल गांधी और भारत जोड़ो के बाद के राहुल गांधी, इमेज में बदलाव तो आया ही, एक नेचुरल बदलाव आया है, इसको तो हर कोई स्वीकार करता है, इसका बीजेपी को भी अंदाजा है। और जो दूसरी वो यात्रा प्लान कर रहे हैं, अगर वो अरुणाचल से जो गुजरात की यात्रा है, वो अगर सेंट्रल यूपी होते हुए अगर जाती है, तो वो रायबरेली अमेठी होते हुए भी जाएगी। तो आप सोचिएगा कि उसका मतलब उसका एक अलग ही नैरेटिव बनेगा, उससे एक अलग ही मैसेजिंग जाएगी। तो राहुल गांधी कई बार दूर रहना, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार या कोई भी बड़ा नेता, कोई जो भी जितने भी बड़े नेता सियासत में है, लोकसभा में है, शायद एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नहीं कि कोई हर महीने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ जो क्या नाम नेशनल फिगर है, वो देश के टॉप 5-6 में आते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ आते रहते हैं, दिल्ली लखनऊ की दूरी भी नहीं है, और केंद्र में राजनाथ सिंह आज की तारीख में बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि क्या नाम है उनका कद आज की तारीख में मोदी और अमित शाह जितना है बीजेपी में। लेकिन राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़े नेता है, तो राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जाते, लेकिन वायनाड भी ऐसा नहीं कि वो हर महीने चले जाते हैं, तो वायनाड भी नहीं जाते। तो राहुल गांधी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वैसा ही है, उसका उन्हें फायदा भी है, उसका उन्हें नुकसान भी है। नुकसान 2019 में उठाना पड़ा, लेकिन जब राहुल
राहुल गांधी के दिन बहुरेंगे तो ये चीजें फायदेमंद भी आएंगी। कई बार नेता देर से जाता है और उसको फिर मिलने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी में भले ही कांग्रेस आज की स्थिति में बहुत कमजोर हो, आज भी प्रियंका गांधी रायबरेली चले जाएं, क्योंकि मेरी जानकारी है कि अगले 1-1.5 महीने में जाने भी वाली हैं, अगर चली जाएं तो वो भीड़ क्या नाम है उसी तरह ही आएगी जिस तरह से आज से 4-5 साल पहले आती थी। वो एक अटैचमेंट है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबको पता है कि मोहल्ले का किसी को नल उनसे नहीं बनवाना है, किसी को मोहल्ले की सड़क उनसे नहीं बनवानी। आप सोचिए कि वो लीडर, वो पॉलिटिक्स एक दूसरी तरह की पॉलिटिक्स है। लोग वहां पर ये कहते हैं कि अमेठी रायबरेली की पहचान जो नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में है वो इन्हीं लोग की वजह से है, वरना कौन पूछेगा। सेम मैनपुरी वाला सेंटिमेंट भी है। जब मुलायम सिंह के जिंदा चुनाव होता है तो मुलायम सिंह 92,000 से जीतते हैं। अब की बायपोल चुनाव हुआ था तो 2.5 लाख पर डिफरेंस चला गया, है ना। तो वो क्योंकि सेंटिमेंट्स पर चुनाव हुआ। अगर कांग्रेस 2024 में लड़ती है और फिर चुनाव को एकदम सेंटिमेंट पर ले जाने में सफल होती है, या कुछ इमोशनल बातें करके या जिस तरह से कनेक्ट करके, तो मुझे लगता है कि वो चीजें जीत सकती है। अदरवाइज मैनेजर्स के हवाले अगर छोड़ दिया, जैसे कि 2019 में जो गलती करी, और अगर गलती से नहीं सीख ली तो दिक्कत होगी। लेकिन मुझे लगता है कि गलती से सब सीख लेते हैं, इस बार भी जरूर सीख वो लेना चाहेंगे। और 1-2 चीजें और छोटी सी मैं ऐड कर दूं कि एआईसीसी की जो लिस्ट इस बार की आई थी उसमें पासी समाज का रिप्रेजेंटेशन इस बार दिया गया है। बछरावा से जो चुनाव लड़े थे तो उनको शायद मुझे लग रहा है कि उन्हें सेशन में शायद बुलवाया भी गया है, उनको स्पीच भी शायद वहां पे उनको, जहां तक मैं करेक्ट इस बात को लेकर फैक्ट चेक कर लूंगा, लेकिन उनको वहां पर जगह मिली है। और विजय पासी भी चुनाव अमेठी में लड़े थे, तो वो रिप्रेजेंटेशन, कास्ट रिप्रेजेंटेशन पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस क्या नाम है बढ़ाया है। लेकिन ये बात सच है कि अगर अखिलेश यादव कैंडिडेट अपना उतार देते हैं और ट्रायंगल हो जाता है चुनाव, जिसकी मुझे त्रिकोणीय होने की चुनाव की संभावना कम ही लग रही है फिलहाल जिस डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रशांत, एक चीज आपने कहा वो मैं उस पे कि दरअसल प्रियंका गांधी जाएंगी। दरअसल ये बात सच है कि प्रियंका गांधी 2004 में जब जाती थी, 2009 में जाती थी, वो रायबरेली का और अमेठी में जो उस समय का, मैं अमेठी के थोड़ा सा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन रायबरेली के मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि जो उत्साह और जिस उससे लोग होते थे उसमें बहुत बड़ी कमी आ गई है। और उसके पीछे कई रीजन हैं, क्योंकि इन्होंने कोई एक नई भीड़ जुटाने की, वो सब करने की जो लीडरशिप खड़ी थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई है। सही बात, बिल्कुल सही, रायबरेली के अंदर तमाम बड़े नेता जो है पार्टी छोड़कर चले गए हैं। जो बड़े नेता आपने कि जो संगठन दिनेश प्रताप सिंह हो, अजय पाल सिंह साइलेंट मोड में हैं, अखिलेश सिंह, अदिति सिंह छोड़ दी हैं, अशोक सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, सरेनी के हैं। अमेठी में भी दीपक सिंह नहीं लड़े चुनाव ना। अब दूसरी बात, दीपक सिंह का इतना आधार कभी जन मानस में नहीं रहा है। दीपक सिंह वो एकदम रणनीतिकार के तौर पर व्हाइट कॉलर पॉलिटिक्स करते हैं। इनके पास जिनके नाम आपने लिए ना कबूल भाई, इनमें से बहुत लोग को, मतलब जिनसे मैं ऑफ रिकॉर्ड कई बार मिलता भी हूँ, तो इनमें से कुछ लोग भाजपा में जरूर हैं, लेकिन दिल से जब इनकी दिल की बात पूछ लेना तो ये कहेंगे कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। हाँ, ये बात आप सही कह, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल ये लीडरशिप आज या साइलेंट मोड में है या फिर दूसरी पार्टी में चली गई है, एक चीज। दूसरी चीज है कि अभी इन्होंने ये आदित्य सिंह के जब वो बागी रुख हुआ तो उसके विकल्प के तौर पे मनीष को लाए, अशोक सिंह के बेटे, लेकिन वो आज भी उसको किस तरह की स्थिति में रखा हुआ है, उसको कोई भूमिका में नहीं है। आप समझिए, आप जिन बात किया सुशील पासी की या विजय पासी की या सुरेश पासी वहां के है, ये 3 सीटों पे हमेशा से कांग्रेस जो है पासी कैंडिडेट लड़ाती रही है। ये तीनों सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन सुशील पासी के साथ जब प्रियंका गांधी जा रही थी, टकराव हुआ था, उनके साथ लड़ाई हुई थी एक नेता की, वो भी बहुत बड़ी बात है। उस वक्त कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया था, तो बहुत सारे उनको किस तरह संगठन में भूमिका दी गई, खाली बुलवाना ही नहीं है। एक तरह से मुझे लगता है कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल है कबूल भाई जो आप कह रहे हैं, वो मैनेजर्स वाला इशू तो है ही, जो कांग्रेस को जिस तरह से मतलब तबके का वोट क्यों नहीं ले पाई, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि उसका नया वोट बैंक नहीं बन पाया। लेकिन कबूल भाई, आपने अपनी बात में एक बात कही थी, मैं इस पर एक छोटी सी टिप्पणी हेमंत सर की ले लूंगा कि जो विधानसभा चुनाव का आपने 2022 का जिक्र किया था हेमंत सर कबूल जी ने अपने पहले वक्तव्य में, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस दयनीय स्थिति के बावजूद 2.25 लाख वोट पा गई अमेठी से, 5 विधानसभा सीटों की अगर हम जिक्र कर दें। जबकि कांग्रेस इस चुनाव में क्या हाल रहा, कांग्रेस का 1.5% के करीब 2% करीब उसको वोट मिला, यानी अमेठी में जो भी वोट मिला उसको अमेठी जैसी सीटों पर ही मिला। यानी इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के साथ कोई ना कोई सेंटिमेंट तो वहां जुड़ा ही हुआ है। अब अखिलेश यादव अभी भी इस पोजीशन में क्या आपको नजर आ रहा है कि 50%
जो पार्टी लोकसभा चुनाव में पहुंच चुकी है बीजेपी 2019 में, उसको ये माइनस कांग्रेस स्टडी से मात दे देंगे, भले वो अमेठी जैसी ही सीट हो। मैं अमीर से एक बात बार बार कहता हूं, पुनश्च कह रहा हूं कि जब आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता का मिजाज बदल गया है, जनता रिएक्ट करने लगी है। जनता का ये जो रिजेक्शन वाला रिएक्शन था 2019 का, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सबक थी। उसके बावजूद न इन्होंने मैनेजर बदले, न उनके काम करने की शैली बदली। हम लोग सारी बात मैनेजर्स कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर्स आज क्या कर रहे हैं जरा इसको भी देखिए। मुझे लगता है प्रशांत वगैरह जाते होंगे, मैं बहुत नहीं जाता हूं, लेकिन मेरी बातचीत होती रहती है। आप दयनीय स्थिति है। और जो आपने कहा कांग्रेस की सिंपैथी का एक वोट निश्चित रूप से गांधी पट्टी में, वो रायबरेली में भी है और वो अमेठी में भी है, और वही उसकी एक औसत पूंजी है। जब आप जाओगे नहीं, जब आप एक्टिव नहीं रहोगे, तो आपको और कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। और वही जो एक औसत पूंजी है, उस औसत पूंजी में परिवार की थोड़ी सी मेहनत बढ़ के थोड़े और वोट मिल गए थे, उसके बावजूद 2019 हार गए आप। थोड़ा समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, गाजीपुर की जनता भी रिएक्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि मनोज सिन्हा से ज्यादा 2014 से 19 के बीच में उत्तर प्रदेश में किसी सांसद ने काम किया होगा अपने क्षेत्र के लिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसी सांसद ने काम नहीं किया होगा इतना अधिक जितना केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए मनोज सिन्हा ने किया। चुनाव हार गए, उसके कारण कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में आप जब जाओगे नहीं, तो जनता आपको नहीं स्वीकार करेगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, श्रीमान जी, कम से कम इतना समझने के बाद एक अलग से रणनीति बननी चाहिए थी अमेठी के लिए। अमेठी की पराजय के बाद कांग्रेस ने क्या किया, हम सारे मित्रों को किसी कुछ पता है? हमको तो नहीं पता। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो आप कुछ नहीं करोगे और आप परिणाम पाओगे जैसे अखिलेश यादव 2012 से 17 तक चीफ मिनिस्टर रहे, सोचे 200-150 सीट मिल ही जाएगी, ऐसे थोड़ी होता। आप जनता के बीच जाओगे नहीं, आप उनके बीच काम नहीं करोगे। आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों को, मैं क्या कह रहा हूं, आप जब जाते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वर्कर का, जो आपके लड़ता भिड़ता है। और ध्यान रखिएगा, जब आप पावर में नहीं होते हैं तो आपके ऊपर दोहरा बोझ होता है। एक तो अपने आप को बचाए रखने का, बनाए रखने का, और जो सत्ता पोषित ताकतें होती हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, उनसे अपने आप को डिफेंड करने का। आप खुद देख नहीं रहे हो, आप खुद जा नहीं रहे हो। आप खुद बता दो, उत्तर प्रदेश का कोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कितनी बार गया होगा 2019 के चुनाव हारने के बाद? कोई बड़ा नेता कितनी बार गया होगा? खुद हमको याद है कि अभी प्रशांत ने जिक्र किया, पराजय के 1.5 वर्ष बाद राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी जाएंगे, पब्लिक आएगी, उनके वर्कर्स आएंगे ही। लेकिन जब अपनी बॉन्डिंग आप जनता के बीच में, जिससे आपका रिश्ता भावनात्मक है और आनुवंशिक, ये भावना आनुवंशिक है, आजकल की नहीं है। आपकी माता जी से रही है, आपके पिताजी से रही है, आपके चाचा जी से रही है, आपसे है, आपकी बहन से रही है। तो आप साथ ये ध्यान रखिएगा। आखिरी बात बता रहा हूं, ये वो नहीं है कि मतलब जाना तो पड़ेगा, आपको रुक के जाना पड़ेगा, योजना पर जाना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी बार बार आप जाओगे तो आपकी दशा हो जाएगी कि जैसे हम लोग ससुराल शुरू में एक बार जाए तो बड़ी इज्जत होती है, दूसरी बार जाए तो थोड़ी कम होती है, तीसरी बार जाए तो और कम होती है, 5वीं बार तो साथ कुर्सी में नहीं लोग पूछते, बता आ गए बैठ जाए। लेकिन इसके उलट आपको जनता से आपका रिश्ता ससुराल का रिश्ता नहीं है, ये संबंधों का रिश्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने और परिवेश के पृष्ठभूमि में ये तो जनता से आपका सीधा रिश्ता है, आपकी जनता से बॉन्डिंग है, जिसका आपको परिणाम मिला है। बॉन्डिंग कमजोर होगी, संपर्क शून्यता होगी, आपका एक्सेप्टेंस कमजोर होगा, वही वहां हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी या कोई बड़ा कद्दावर नेता वहां से चुनाव लड़ने का रिस्क लेगा, क्योंकि चुनाव लड़ के हार जाना इसका मतलब आप घर बैठ जाओ, आपकी राजनीति खत्म है। जी, लेकिन ये एक बात और मैं कह दूं, ये बात हेमंत जी की मैं काफी सहमत हूं कि जब आप सत्ता में होते हैं, ताकतवर होते हैं, जब मजबूत होते हैं, तो उसका असर जो है बहुत सी चीजों में दिखता है। 2009 में आपने देखा होगा इसका असर दिखा था
था कि ये हुआ था कि जब 2004 में कांग्रेस आती है सत्ता में केंद्र की, और उसका असर 2009 में ये होता है कि रायबरेली अमेठी की आसपास की तमाम सीटें, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, है ना, और फिर इधर उन्नाव, फिर कानपुर, ये सारी सीटें जो है कांग्रेस जीतने में सफल होती है। लेकिन जैसे ही बुरा दौर आता है 2014 में, जब कांग्रेस का बुरा दौर आता है, तो जब आदमी कहता है ना कि बुरा दौर आता है तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो वही साथ यही हुआ कि जब 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, तो 2014 और 19 में पहले 14 के आसपास में जितनी सीटें जीती थी उसको गवा देती है, और 2019 में अपनी ही सीट गंवा देती है। तो ये हमेशा रहा है और इसका खामियाजा दिखता है। तो इसलिए कांग्रेस को अब जो है, जब आप सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर हैं, तो मुझे लगता है और भी अहम भूमिका हो जाती है आपको। और अगर रायबरेली अमेठी जैसी सीटों को बचाए रखना है और आपको, तो मुझे लगता है अभी से सक्रिय होना होगा। बहुत सारी चीजें जमीन पे, केवल हवा में आप रायबरेली और अमेठी को, मैं अमेठी तो जीतना भी वापस लाना है चुनौती, तो रायबरेली को बचाए रखना चुनौती है। तो रायबरेली को बचाए रखने की भी बहुत चुनौतियां हैं नीरज भाई। रायबरेली में मैं आपको बता रहा हूं, इतनी ज्यादा लोगों की शिकायतें हैं, सोनिया गांधी जीतने के बाद महज 1 या 2 बार ही अभी तक अमेठी रायबरेली जा सके हैं। वो अस्वस्थ हैं, जो उनके मैनेजर हैं वो उस तरह से जनता के बीच में नहीं है, सक्रिय नहीं है बहुत सारी चीजों में। हाँ, वर्कर कार्यकर्ता जो बचे हुए कैडर हैं, वो भर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा गांव में 2-2 4-4 आदमी निकाल रहा है, लेकिन झंडा लेके घूम रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहां 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक बन चुके हैं। तो मुझे लगता है तो वो असर जो है वहां भी रायबरेली में भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है आज अखिलेश यादव ने अमेठी कहा है, कल कहीं रायबरेली न कह दें लड़ने के लिए, वहां के समीकरण देखते हुए, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल। वैसे ऑन द लाइटर साइड हम ये बात कह सकते हैं कि अभी भी राहुल गांधी का और कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली से इतना रिश्ता तो जरूर है कि हमने चर्चा शुरू की थी अखिलेश यादव के बयान से और स्मृति ईरानी से, लेकिन हमारी चर्चा का बड़ा हिस्सा लूट ले गए राहुल गांधी। तो खैर हमने दोस्तों आपसे YouTube पर यह सवाल पूछा था कि अखिलेश यादव अमेठी से अगर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को या अपने गठबंधन के किसी उम्मीदवार को लड़ाते हैं तो वो किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, राहुल गांधी को या स्मृति ईरानी को। 1000 से ज्यादा, 1100 से ज्यादा वोट इस पोल में YouTube पर हमारे दर्शकों ने दिए हैं, और उसमें से 62% लोगों का, 62% लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव स्मृति ईरानी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो खैर अखिलेश यादव ने एक बयान देकर, एक ट्वीट करके गांधी पट्टी, जो शब्द इस्तेमाल किया अभी हेमंत जी ने, कि गांधी पट्टी की पॉलिटिक्स के तालाब में एक बड़ा सा पत्थर तो फेंक दिया है जिस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी, लहरें उठेंगी। लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, वरुण गांधी की क्या भूमिका हो सकती है, ये तमाम सवाल हैं। स्मृति ईरानी, उन्हें लेकर कितनी नाराजगी है या कितना वोटर उनका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है, ये तमाम सवाल हैं जिन्हें लेकर अमेठी की और फिर रायबरेली की भी सीट पर चर्चा लगातार होती रहेगी। यूपी तक की नजर इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आज हमारी चर्चा में शिरकत करने के लिए हेमंत जी, कुबूल अहमद, प्रशांत, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार। और दर्शकों, आपको एक बार फिर, आपको, आपके परिवार को और आपके चाहने वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपी तक की तरफ से।